एक समय की बात है, वहाँ एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। जितनी वो सुंदर थी, वैसा ही उसका स्वभाव था और ऐसी मनमोहक आंखें जिसमें आँख खो जाए। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए पर अपनी बुद्धिमानी और सही फैसले के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे, पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो उस सागर को भी सुखा सकता था, वो उस राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। वो जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने उसे इनकार कर दिया। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और उससे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया और वो दोनों बस वहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था, उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। मैं इस योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो। मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। और एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है? बोलो। अरे, वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। दूर हटो। आउच! कुछ देर के लिए राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, लेकिन फिर बहादुर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो आगे बढ़ती गई। ओ नहीं! हाँ, ये क्या है? अरे, ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। अरे, कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी है? चित्रकार को उसकी दबी हुई आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी की तस्वीर की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, मेरी प्यारी तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। 2 दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई, तो चित्रकार ने उसे हवा में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? उसे एक सुंदर सा झरना मिला।
इसने उसे उस झरने की याद दिलाई जहाँ वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहाँ वो जी भरकर गाती थी। और धीरे धीरे वो रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है प्यारी नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते हुए? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये नहीं समझ पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें आवाज का वरदान देती हूँ। अब राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भरकर गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक इच्छा मांगने का वरदान दे दिया। ओ धन्यवाद देवी। उसने देवी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से वापस दे दे। ओ मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती हूँ। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए ही। ओह धन्यवाद धन्यवाद। केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का, कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यदि तुम उस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से अपने मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यदि ये तुम्हारे 2 मिनट एक बार निकल गए तो तुम हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार ना सको तो। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओ मेरी प्यारी नन्ही तितली दोस्त, तुम वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो, जो इतने सालों से प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था, मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बच कर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। वो बेचारा चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी स्काइला हो। क्या बकवास है? तो क्या मुझे हर उस बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा, जिस पर आज तक मैं सवारी करती थी या करती हूँ जब मैं इंसान थी। सही है। हे भगवान, तुम तो सच में ही राजकुमारी हो। तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ हाँ, सम्मानित। हमें जल्दी चलना चाहिए, वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत ही निकलना चाहिए।
तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ लूंगा मेरी प्यारी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं, जो यहीं पर रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, तो राजकुमारी के दिल की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से तुम मुझे बहुत ही आकर्षित विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या फिर हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका सोने का कमरा यही नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसे मार सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे किले में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला, और ये है मेरा शूरवीर योद्धा। ये फड़फड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? ओ नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और घर वापस जाने लगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए। संजना की चाची, जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हुई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आस पड़ोस में कहीं भी पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है रीमा, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं और संजना भी लड़के को देख लेगी। संजना की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद संजना की शादी पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर के गांव अभी ही जाना था। उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे। फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? कांता, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन भी धुला हुआ नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए चाय बना दूं। ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं जूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
संजना की सास कांता अभी काम वाली को लेकर परेशानी हो रही थी कि तभी संजना कांता की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संजना बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी ना धुलवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पहले ही पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुनीत काम पर चला जाता है, संजना सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा ही होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संजना की नंद अंजलि सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संजना तो मानो घर के काम में ही उलझ सी गई थी। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसीलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर का सारा काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस दिन भर बर्तन ही घसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच, ये ना होती तो कौन काम करता। कांता, तुम दोनों माँ बेटी को तो संजना बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संजना सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुनीत बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनीत बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूँगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुनीत दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुनीत ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किस्त उसे भरनी थी। तभी, भैया, मेरी कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है। अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी संजना अपने मन में ये सोचती है कि ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। घर में सभी बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मेरी सहेली रूपा ने बात कर ली कि नहीं। मेरे काम के लिए पूछती हूँ। हेलो रूपा, मैं संजना बोल रही हूँ। तूने बात की? फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी बबीता मैम। तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संजना पुनीत से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संजना उसे समझाती है। पुनीत, मैं जानती हूँ कि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संजना, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो।
अगले दिन से संजना सारे घर के काम करने के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहाँ पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संजना बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संजना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संजना को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन बबीता भी संजना की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। संजना, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से कस्टमर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई के फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संजना घर आ जाती है और 12,000 रुपए अंजलि के हाथ में रखती है। अंजलि, ये तुम्हारे कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रही हैं? नहीं नहीं भाभी। अंजलि, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ सम्मान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो पैसे लेती हो ना, तो मुझ में और तुम्हारे भैया में क्या फर्क है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुनीत को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संजना और पुनीत दोनों मिलकर काम करते थे। कांता और अंजलि भी अब संजना के घर के काम में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे थे।